गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टॉपिक हमने डेरिवेटिव्स से पहले क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया था, जिसमें स्केलर, ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपके थे। ठीक है, उससे आगे चलते हैं। अब आता है आपका डेरिवेटिव्स ऑफ द वेक्टर। हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो वेक्टर को डेरिवेशन फॉर्म में यूज़ करने के लिए आगे हमारे पास आएंगी। तो हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे उसके लिए। तो एक जनरलाइज्ड हमने एक व्यू बनाया है, उसको एक बार देख लेते हैं। सिंपल डेरिवेटिव्स हैं। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर हैं, ठीक है, और प्लस और माइनस के साथ अगर आ जाएं वो वेक्टर, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, उसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो डिफ्रेंशिएशन है डी ए बाई डी टी, अगर प्लस है तो प्लस के साथ डी बी बाई डी टी, और अगर माइनस है तो माइनस के साथ डी बी बाई डी टी आ जाएगा। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अब दूसरी बात आती है प्रोडक्ट की। ठीक है, ये स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है, क्योंकि डॉट है यहाँ, क्रॉस नहीं है। तो डी ए बाई डी टी और हमने ए डॉट बी को फाइंड आउट करना है। तो हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जैसा कि डिफ्रेंशिएशन में होता है। फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, सेकेंड एज इट इज़, यहाँ ऐसे ही फर्स्ट एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड। ठीक है, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। रूल वही रहेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, प्लस फर्स्ट एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस सिंबल के साथ ही। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। अगर मान लिया ऐसे आ जाता है डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये एज इट इज़ और डी ए बाई डी टी, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, दैट इज़ द रॉन्ग वे, क्योंकि ए के साथ क्रॉस बी में है, और हमने ये रूल पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसके लिए कम्यूटेटिव रूल लग जाएगा हमारा, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटिव रूल नहीं लगेगा। हमें जिस पैटर्न में दे रखा है उसी पैटर्न में उसको क्रॉस करना है, क्योंकि ए क्रॉस बी है तो ए के बाद क्रॉस बी किया है। ऐसे यहाँ पर मैं इसको यहाँ नहीं लिख सकता, इसमें लिख सकते हैं आप, ए को यहाँ भी लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसके अंदर ए पहले, फिर क्रॉस, फिर डी बी बाई डी टी आएगा। ठीक है, तो क्रॉस जब भी आ जाए तो डिफ्रेंशिएशन को हमेशा उसी पैटर्न में चलाना है जिसमें वो दिया हुआ है। अगर आप इनको चेंज कर देंगे, बी को आगे लिख देंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आ जाएगा यहाँ। फोर्थ, डी ए बाई डी टी। ए हमें ये पता है कि जो वेक्टर ए है, अगर हम उसको लिखते हैं तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ए एक्स हो गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, ए एक्स डी टी बाई डी टी, ए वाई डी टी बाई डी टी, ए जेड डी बाई डी टी, और ये के जे और आई के साथ आ गए। ठीक है, अगर सिंपल एक हमारे पास वेक्टर है, उसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिख लिया है, तो उसको इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी, फाई कोई फंक्शन आ जाए, फाई एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और ये फंक्शन है टी का फंक्शन है, तो इसको भी प्रोडक्ट रूल से आप लिख सकते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, प्लस फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव। इसमें डॉट रूल है, और ये वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये वेक्टर नहीं है, लेकिन फंक्शन है टी का, और अगर टी का फंक्शन है तो इसका भी डेरिवेटिव यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये फंक्शन टी का ना हो, यहाँ मैंने सी ले लिया फाई की वजह, अब ये टी का फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो यहाँ मैंने लिखा नहीं है 0, तो ये एज इट इज़ डी ए बाई डी टी, क्योंकि डी सी बाई डी टी इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, सी इज ए कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर वो दे रखा हो फंक्शन है टी का, जैसे इसमें था, तो उसका डिफरेंशिएशन रहेगा हमारे पास। क्लियर? तो ये हमारे पास एक जनरल 6 फॉर्मूलाज थे डेरिवेटिव के। इसके बाद आगे चलते हैं, डेरिवेटिव्स में ही है ये भी, लेकिन ये एक जनरल फॉर्मूले थे जो आप पढ़ चुके हैं। अगर वेक्टर आ जाए हमारे पास, जैसे ये ए हमने लिखा था, तो हम इस वेक्टर ई को भी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं।
जनरली इसको हम DE लिख सकते हैं और ये होगा करली E बाय करली एक्स। करली का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, E का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, E का विद रिस्पेक्ट टू वाई, E का विद रिस्पेक्ट टू जेड। एक तरीका तो ये था हमारे पास लिखने का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में, लेकिन आगे हम बहुत से बार इस वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर जैसे हमने देखा था ना, वेक्टर रीजन, ठीक है, एक था स्केलर फील्ड रीजन, एक हमारे पास वेक्टर फील्ड आ जाता है। तो वेक्टर फील्ड में E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पेस में है, तो स्पेस में है तो तीनों कंपोनेंट्स हैं। तो E को हमने एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई करा और एक बार विद रिस्पेक्ट टू जेड, dx dy और dz साथ में लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही अगर u हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फील्ड जिसको कह सकते हैं, दैट इज वेक्टर फील्ड और दैट इज कॉल्ड ए स्केलर फील्ड। और स्केलर फील्ड है तो इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, DE की जगह du आ गया, u विद रिस्पेक्ट टू x, u विद रिस्पेक्ट टू y, u विद रिस्पेक्ट टू j। और इसको बोलते हैं कर्ल। कर्ली वर्ड यूज करते हैं जब हम इसको पार्शली x के साथ कर रहे हैं, पार्शली y के साथ कर रहे हैं, और इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये और ये, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमने E लिख दिया है, ये लिखने का तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है। एक तरीके से हिंदी में जो गे वर्ड होता है ना, गे, उसका आधा हमने लिख दिया यहाँ पर, और एक तरीके से ये। तो E को विद रिस्पेक्ट टू x करा, E को विद रिस्पेक्ट टू y, इसको बोलते हैं करली। तो करली बाय करली x, करली बाय करली y, करली बाय करली z, u का हमने तीनों के साथ कर दिया, dx dy और dz भी लगा दिए हैं इसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर में आल्सो बी रिटन एज। अब इसी टर्म को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कैसे? अब यहां देखो, करली E बाय करली x हो गया, यानी E का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हुआ है, और जब E का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं dEx। E का विद रिस्पेक्ट टू y हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं dEy। E का विद रिस्पेक्ट टू z हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं dEz। ये भी इसको लिखा जा सकता है, यानी ये टर्म इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकती है और ये टर्म इस तरीके से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। ऐसे ही U को भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दो को एक साथ डिफरेंशिएशन करना हो, यानी E हमारे पास है और उसको एक बार x के साथ और एक बार y के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो सिंपल है, पहले हमने x के साथ डिफरेंशिएशन कर दिया, यहाँ करली बाय करली x, और अंदर y के साथ हमने यहाँ पर इसको सोल्व कर दिया। पहले एक तरीके से आप यूँ देखो, करली E बाय करली y का मतलब है E को हमने y के साथ करा, जो रिजल्ट आया उसको फिर किसके साथ करना है, x के साथ करना है। ऐसे ही करली स्क्वायर u करली x इंटू y, तो स्क्वायर का मतलब है दो बार करली लगना है, और एक बार x के साथ एक बार y के साथ, तो हमने ब्रैकेट लगा करके u को y के साथ कर दिया, जो रिजल्ट आएगा फिर उसको किसके साथ करेंगे, x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, डबल डेरिवेटिव्स में है ये। नेक्स्ट देखिए, d बाई डी टी a डॉट b क्रॉस c है। अब इसको इसी पैटर्न में चलाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक बार a का डिफरेंशिएशन, ये दोनों एज इट इज b क्रॉस c, इसको हम c क्रॉस b नहीं लिख सकते, ध्यान रखना क्रॉस वाली वैल्यूज को। अब a एज इट इज b का डिफरेंशिएशन और क्रॉस में c, अब b के बाद ही हमने c लगाया है, यहाँ नहीं लगाया है, पहले नहीं लगाया है, ध्यान रखना। अब तीसरी चीज c का डिफरेंशिएशन, a एज इट इज b एज इट इज, क्रॉस है, क्रॉस लगा दिया, c का डिफरेंशिएशन लगा दिया। ऐसे ही इसको देखते हैं, अब तीनों ही क्रॉस में अगर आ जाएं तो रूल वही लगाना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन इनटू में क्रॉस c, ऐसे ही c का डिफरेंशिएशन और ये दोनों एज इट इज। आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ नहीं लिख सकते a क्रॉस b, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि क्रॉस में जो चीज़ है उसको पहले जैसे है a तो पहले a ही लिखना है, b है तो b लिखना है, c है तो c, यानी पैटर्न के अंदर आपने चलना है। तो ये कुछ रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं जब भी आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो
ठीक है, तो दीज आर ऑल अबाउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द वेक्टर्स। अब आते हैं एक मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसकी हम आगे दोनों यूनिट्स के अंदर जिस जो कर रहे हैं वो तो है ही है, आगे दोनों यूनिट्स के अंदर भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज रहेगा, डेल ऑपरेटर। डेल एक्चुअल में एक ऑपरेटर है, ठीक है, और ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अभी अभी हमने डिफरेंशिएशन को स्टडी करा है, तो इसको लिखने का तरीका है कि ट्रायंगल को उल्टा बना दो, इन्वर्टेड डेल्टा, इन्वर्टेड ट्रायंगल, और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके ऊपर हमने एक वेक्टर सिंबल भी लगा दिया है। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं इसको, और दैट इज डिनोटेड बाय इन्वर्टेड डेल्टा और इन्वर्टेड ट्रायंगल। अब क्योंकि ये वेक्टर है और उसका डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो स्पेस में हम इसको काउंट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा हमने इसको, विद रिस्पेक्ट टू वाई करा हमने इसको, विद रिस्पेक्ट टू जेड करा, ठीक है। आई एक्स का कंपोनेंट होता है यूनिट वेक्टर, जे वाई का यूनिट वेक्टर और के जेड का यूनिट वेक्टर है। तो जब भी हम इसको लिखेंगे डेल ऑपरेटर को, तो ये एक सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, डेल से, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई प्लस के करली बाय करली जेड। अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं बनता अभी, क्योंकि x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है, y किसी का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, z किसी का नहीं कर रहा। इटसेल्फ डेल हैज़ नो मीनिंग जब तक इसके साथ कोई वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे यहाँ पर हमने एक वैल्यू लिख दी थी, करली बाय करली एक्स ई लगा दिया था, तो ई का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो अपने आप में ये वैल्यू किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, इट हैज़ नो मीनिंग। लेकिन जब ये किसी के साथ लग जाता है तो ये ऑपरेटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये स्केलर के साथ भी लग सकता है, ये वेक्टर के साथ भी लग सकता है, क्योंकि हमने ई वेक्टर के लिए लगाया था और यू स्केलर के लिए लगाया था, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, डेल ऑपरेटर जहाँ भी आ जाए उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से, और उसकी ये वैल्यू होती है, ठीक है। इटसेल्फ इट हैज़ नो मीनिंग, इट एक्वायर फिजिकल सिग्निफिकेंस ओनली जब इसको स्केलर या वेक्टर के साथ ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। अब इसको ऑपरेट करते हैं। अगर हम इसको स्केलर फील्ड पर लगाते हैं, यानी यू पर जैसे ऊपर लगाया था, तो इसको एक पर्टिकुलर नेमिंग दे दी जाती है। इसको नाम दे दिया जाता है ग्रेडियंट का, ग्रेडियंट बोलते हैं, एक्चुअल पूरा वर्ड ग्रेडियंट है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसको हम लिख सकते हैं ग्रेड यू। ग्रेड यू का मतलब है डेल्टा यू के साथ लगा दिया। अब करली बाय करली एक्स यू का, करली बाय करली वाई यू का, और करली बाय करली जेड यू के लिए, ठीक है, आई जे और के प्लस सिंबल के साथ। तो जब हम इस डेल ऑपरेटर को स्केलर फील्ड फंक्शन के साथ यूज करेंगे, देन इट बिकम्स ग्रेड यू, और वी कैन से ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड फंक्शन। यानी जब भी ग्रेडियंट आएगा वर्ड, तो इसका मतलब है डेल ऑपरेटर हमेशा स्केलर के साथ यूज हो रहा है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर हम इसकी जगह, स्केलर की जगह वेक्टर यूज करते हैं तो क्या होगा, वेक्टर फील्ड फंक्शन लगाते हैं, तो इसका नाम है डाइव ई। डाइव ई का मतलब है डाइवर्जेंस। जब स्केलर के साथ लगेगा तो इसका नाम ग्रेडियंट होगा, जब वेक्टर के साथ लगेगा डाइवर्जेंस होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ भी ग्रेडियंट के साथ जब स्केलर लग रहा है तो वो डॉट प्रोडक्ट में है, और जब हम डेल ऑपरेटर को वेक्टर के साथ लगा रहे हैं तो ये भी डेल ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर में है, डॉट के साथ। अब इसको भी क्या लिखेंगे, करली बाय करली एक्स आई ई के लिए ई एक्स, ई वाई, और ये ई जेड, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। और जब हम वेक्टर फील्ड के साथ लगाते हैं तो इसका नाम बन जाता है डाइवर्जेंस, और वी कैन से डाइव ऑफ डॉट ई। अगर इसी वेक्टर फील्ड को क्रॉस प्रोडक्ट में लगाएं तो ये बन जाता है हमारा कर्ल ई, दैट इज नोन एज कर्ल। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे, इनको हमने पूरा डिटेल में स्टडी करना है। अभी सिर्फ हम इसको बता रहे हैं कि ये है क्या चीज़। ग्रेडियंट का मतलब डेल ऑपरेटर स्केलर फील्ड फंक्शन के साथ, डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर वेक्टर फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट में, और कर्ल का मतलब है डेल ऑपरेटर वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाए। और क्रॉस प्रोडक्ट का आप सॉल्व करके देख चुके होंगे पहले ही,
कि क्रॉस प्रोडक्ट की रिजल्ट हमेशा मैट्रिक्स की फॉर्म में आता है। तो डेल की वैल्यू आई जे के में होगी, तो इसका करली बाय एक्स, करली बाय वाई, करली बाय जेड, और ई की वैल्यू क्या होती है, ई एक्स, ई वाई एंड दैट इज ई जेड। तो ऑल दीज थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये जो हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस करे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब आगे बात करते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा वेक्टर्स में तीनों डायमेंशंस में होता है। अभी तक आपने 12th क्लास के अंदर सिंपल एक इंटीग्रेशन वर्ड ये यूज़ पढ़ा होगा और इसको एक्स डी एक्स लगा करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन 1 डायमेंशनल में भी होता है ये, 2 डायमेंशनल में भी और 3 डायमेंशनल के अंदर भी। जब 1 डायमेंशनल में ये ऑपरेट होता है इंटीग्रेशन, तो इसको बोलते हैं हम लाइन इंटीग्रल, और इसको एक सिंपल इंटीग्रेशन से सॉल्व रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जब सिंपल इंटीग्रेशन है तो इसको बोलते हैं ओपन लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अगर लाइन क्लोज्ड हो जाए, लाइन क्लोज्ड हो जाए तो उसको बोलेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। जैसे इस लाइन का हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इस पर कितने पॉइंट हैं, तो ये ओपन है। लेकिन अगर ये लाइन इस तरीके से बन जाए तो ये क्लोज्ड हो गई, अब क्लोज्ड। ठीक है, इसका कोई एंड ओपन नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, और इसके लिए हम सिंबल लगा देंगे ये और यहाँ पर सर्कल, ये क्लोज्ड लाइन के लिए हो गया है। ठीक है, और लाइन इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन का साइन और एल लगा देते हैं। लाइन क्लोज लाइन है तो क्लोज सिंबल और एल लगा दिया इंटीग्रेशन, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो लाइन के लिए है। ठीक है, अब मान लिया हम कोई एरिया निकालना चाहते हैं, द एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम सिंपल रूल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं, या एक्स इंटू वाई कर देते हैं। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका मतलब 2 कंपोनेंट चाहिए उसमें, एक वाई का और एक एक्स का। तो इसके लिए हम सरफेस इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स में इसको एक लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रखा होगा, हो सकता है। ठीक है, एक लाइन लगा दिया होगा लेकिन उसके नीचे लिख दिया होगा एस। एस का मतलब है कि वो 2 डायमेंशनल में है, एक्स में भी और वाई में भी। लेकिन हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 लाइन लगा दी और उसके नीचे एस लगा दिया, इसमें 2 कंपोनेंट आ गए, 2 एक्सिस आ गई, एक्स भी और वाई भी। ठीक है, अगर एरिया क्लोज्ड है, क्लोज्ड एरिया है, तो हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों लाइंस के ऊपर सर्कल लगा दिया और उसके नीचे लिख दिया एस, क्लोज्ड हो गया अब ये सरफेस एरिया। या कुछ बुक्स में ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल लाइन के नीचे एस लिख करके उसको क्लोज कर दिया गया हो। अगर एस लिखा है तो वो सरफेस इंटीग्रल है, अगर एल लिखा है तो वो लाइन का इंटीग्रल है। ये डिफरेंस है बस दोनों में। अगर आप डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो ऑलरेडी मेंशन है कि वो सरफेस के लिए ही है, या तो इसको इससे रिप्रेजेंट कर दो एस से, या क्लोज लाइन एस से रिप्रेजेंट कर दो इसका। वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल का मतलब जब हम किसी, हमारे पास ये एक बॉक्स है, इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसमें हमें एक्स कंपोनेंट भी चाहिए, वाई भी चाहिए और जेड भी चाहिए, तीनों चाहिए। तो जब हम इसका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए 3 हम सिंबल यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन को, और नीचे लिख देंगे वी। या किसी बुक्स में ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल इंटीग्रेशन और वी लिख दिया गया हो। ठीक है, आर चांद में इसको सिंपल इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट है, सिर्फ डिफरेंस होगा एल का, एस का और वी का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंटीग्रल आपके पास आ गए। चलिए अब बात करते हैं पहले इंटीग्रेशन की, यानी कि लाइन इंटीग्रल। जो लाइन इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर का, वो हम किसी कर्व के अलोंग ले लेते हैं। जैसे हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं और लाइन इंटीग्रल उसके लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। यानी पी से क्यू हम मूव कर रहे हैं, पी से क्यू हम मूव कर रहे हैं, तो इसके अलोंग जो हम कर्व ले रहे हैं उस पर जो हम वेक्टर ले रहे हैं उसका इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल हो जाएगा। मान लिया हमने पी से क्यू मूव करा, ठीक है, और पी से क्यू मूव करके हमने एक पॉइंट ले लिया इस पर आर, पी से के ऊपर कहीं आर है, इस पर वेक्टर की वैल्यू है ए। आर पॉइंट पर वेक्टर की डायरेक्शन और ये ए से रिप्रेजेंट हो रहे हैं।
ठीक है, आर स्पेस में है तो आर को भी हम क्या लिख सकते हैं, आर एक्स वाई और जेड। द इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर अलोंग ए लाइन इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। और हमने 2 पॉइंट पी और क्यू कंसीडर कर लिए और इसमें हमने एक आर पॉइंट कंसीडर किया जिस पर एक वेक्टर फील्ड है ए। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस पी से क्यू को इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल लाइंस में। डिवाइड दिस इनटू इनफाइनाइटेसिमली वेरी स्मॉल वेक्टर एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, वेरी स्मॉल में एक छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते चले जाएंगे तो हम पी से क्यू तक पहुंचते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें जब हम पी से क्यू जा रहे हैं तो ये क्लोज्ड कर्व ना, आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, कर्व। लेकिन जब हम इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये एक लाइन बन गई, छोटी लाइन, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो भी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसकी हर एक की लेंथ कितनी कंसीडर कर ली, dl। तो जब भी लाइन इंटीग्रल आएगा तो हमने इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो लाइन इंटीग्रल को लिखने का तरीका देखिए अब क्या है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अलोंग दिस कर्व पी क्यू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a इंटू डी एल, कहाँ से कहाँ तक, p इंटू क्यू। और इसकी वैल्यू क्या है, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, हमने n पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। और ए आई डी एल, हर पॉइंट पर a1 dl1, दूसरे पॉइंट पर a2 dl2, a3 dl3 और लास्ट पर ये रहे। तो इस समेशन को हमने चेंज कर दिया किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर। तो लाइन इंटीग्रल को समझाने और लिखने का मतलब ये था कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम लाइन इंटीग्रल को कैसे और कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। तो जब हम इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 1 2 3 4 n पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया, यानी समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n। और इसकी लेंथ लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटी हमने लेंथ में इसको डिवाइड किया हुआ है। और जब बहुत छोटी लेंथ में इसको डिवाइड किया हुआ है तो दैट समेशन कन्वर्टेड इनटू लाइन इंटीग्रल, p से q a इंटू में dl। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इस लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।